आज हम बात करेंगे कार्य तथा आपेक्षिकीय ऊर्जा में संबंध। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वर्क एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। और फिर सेकेंड पार्ट में हम शो करेंगे E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। चूँकि वस्तु द्वारा या वस्तु पर किया गया कार्य कण पर लगाए गए बल के रेखीय समाकलन या लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। दैट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम मैथमेटिक्स। That is to say f is equal to integral f dot dx या f dx in general। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार जड़त्व निर्देश तंत्रों में, यानी ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें जड़त्व का नियम लागू होता है, सभी भौतिक नियम समान होने चाहिए। अतः न्यूटन का द्वितीय नियम दैट इज एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, अर्थात किसी कण अथवा पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, भी आपेक्षिकीय वेगों से गतिशील निर्देश तंत्रों में अपरिवर्ती होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस हेतु हम क्या करेंगे, न्यूटन के द्वितीय नियम में संवेग के स्थान पे आपेक्षिकीय संवेग रखें तो हमारे पास वही रिजल्ट आना चाहिए जो कि सामान्य संवेग को रखने पर आता है। सो P इज इक्वल टू एम इंटू यू। और जैसा कि आपने पढ़ा, संतोष जी ने आपको पढ़ाया होगा इसके बारे में कि किस तरह से द्रव्यमान रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है यदि कण u वेग से या पिंड u वेग से गतिशील होता है, अर्थात m इज इक्वल टू एम जीरो डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमारा संवेग हो जाएगा p इज इक्वल टू m की जगह एम जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू यू। तो इक्वेशन एक और दो को इस्तेमाल करें, f की जगह हम लिखें पहले डी पी बाई डी टी और फिर डी टी से गुणा और भाग कर लें तो डी एक्स बाई डी टी कण का वेग u बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी, f इज इक्वल टू इंटीग्रल u डी पी बाई डी टी इंटू डी टी। अब हम u इंटू डी पी बाई डी टी का मान निकालेंगे। तो p का मान रखें जैसा ऊपर लिखा है समीकरण 2 में, एम जीरो यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट। तो अब हम इसको डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, ऊपर u और नीचे अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अगर u को एज इट इज़ रखें तो 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का डिफरेंशियल करें तो माइनस हाफ आगे आ जाएगा, इसकी पावर माइनस 3/2 हो जाएगी। और जो 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है उसमें 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर का 2u बाई सी स्क्वायर हो जाएगा और फिर u का डिफरेंशियल डी यू बाई डी टी हो जाएगा। दूसरी बार में हम 1 अपॉन अंडर वुड 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को स्थिर रखें तो u का डिफरेंशियल डी यू बाई डी टी हो जाएगा। तो अगर हम इस समीकरण में से एम ज़ीरो यू डी यू बाई डी टी इंटू 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू दी पावर 3/2 कॉमन ले लें तो पहले पार्ट में हमारे पास बच जाएगा यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और इधर मल्टीप्लाई हमें करना होगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से ऊपर नीचे ताकि 3/2 पावर बन जाए। तो इसमें यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास u इंटू डी पी बाई डी टी का माना जाएगा एम ज़ीरो यू डी यू बाई डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसी प्रकार हम डी बाई डी टी का मान निकालें तो जैसा कि हमको पता है E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, एम की जगह एम जीरो अंडर वुड 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रखें और फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशियल करें। तो उसी तरह से जैसा हमने ऊपर किया माइनस हाफ आगे आ जाएगा, 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी और 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस 2u बाई सी स्क्वायर और फिर u का डी यू बाई डी टी हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली समीकरण बचेगी एम ज़ीरो यू डी यू बाई डी टी अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर 3/2 एज ए क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर हम समीकरण 5 और 4 की तुलना करें तो समीकरण 4 और 5 की राइट हैंड साइड एक जैसी है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक जैसी होनी चाहिए। इट मीन्स वी कैन रिप्लेस यू डी पी बाई डी टी बाई डी ई बाई डी टी। तो लौट चले समीकरण W के अंदर, जहाँ W इज इक्वल टू इंटीग्रल यू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी है तो u इंटू डी पी डी यू बाई डी टी का मान आ जाएगा डी ई बाई डी टी
तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल डी टी रह जाएगा। यदि एनर्जी की फाइनल वैल्यू ई एफ है और इनिशियल वैल्यू ई आई है तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा ई एफ माइनस ई आई। सो वी हैव डब्ल्यू इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। इस प्रकार आपेक्षिकी यांत्रिकी में पिंड द्वारा किया गया कार्य यानी डब्ल्यू उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम आपेक्षिकीय ऊर्जाओं के अंतर के तुल्य होता है, क्योंकि यहाँ पे ई जो एनर्जी है वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, इसलिए यह प्रमेय आपेक्षिकीय कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करें जहाँ हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। अब आइंस्टीन के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार भौतिक घटनाओं से संबंध सभी नियम परस्पर नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं, अर्थात सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। अतः न्यूटन का दूसरा नियम जैसा हमने ऊपर चर्चा की एवं कार्य ऊर्जा प्रमेय दोनों नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में वैध रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से गतिज ऊर्जा में वृद्धि कण पर किए गए कार्य के बराबर होती है, दैट वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। सो डी ई के इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि डी ई के किसके बराबर होगी, किए गए कार्य यानी डी डब्ल्यू के बराबर, और डी डब्ल्यू क्या है, एफ इंटू डी एक्स है। बट एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, सो पी इज एम इंटू वी। अगर हम यहाँ पे वेग v ले लें तो डी बाई डी टी ऑफ एम वी हो जाएगा। सो समीकरण 1 और 2 को इस्तेमाल करें तो डी ई के इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी इंटू डी एक्स, ये हमने एफ का मान रखा, और डी एक्स के नीचे डी टी ले जाएँ तो ये एक बार फिर हमारा वेग v बन जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन गई v इंटू डी ऑफ एम इंटू वी। सो डी ई के इज इक्वल टू, अब 1/1 डिफरेंशियल करें क्योंकि एम भी यह वेरिएबल है, तो अगर हम विद रेस्पेक्ट टू वी करें तो डिफरेंशियल, तो m बाहर ले लें तो एम वी डी वी हो जाएगा, और दूसरी बार v को कांस्टेंट रखें तो v इंटू वी वी स्क्वायर हो जाएगा और डी एम आ जाएगा। सो दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3। अब v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान एज वी नो m इज इक्वल टू एम जीरो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है, जहाँ एम जीरो विराम द्रव्यमान कहलाता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और खोलें तो हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी, सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो समीकरण 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास डी ई के इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू डी एम। अगर हम इसको इंटीग्रल करें, शुरू में अगर गतिज ऊर्जा 0 है और विराम द्रव्यमान m 0 है, और समय t के बाद गतिज ऊर्जा e k हो जाती है और द्रव्यमान m हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट हो जाएगी 0 से e k, और राइट हैंड साइड में लिमिट आ जाएगी विराम द्रव्यमान m 0 से गतिशील द्रव्यमान m। तो इधर आ जाएगा e k और इधर आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू एम माइनस एम जीरो। बट रिलेटिविस्टिकली जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा तथा विराम द्रव्यमान ऊर्जा के योग के बराबर होती है, that is to say E is equal to Ek plus m0 into c square. So if we compare equations 6 and 7, straightforward we have E, that is if we substitute the value of Ek in equation number 7 from equation number 6, so m0 c square will be cancel out and we are left with E is equal to m into c square, जो कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कहलाता है। अगर हम स्पेशल केस लें, if you think of a situation where v is less than c, तो उस केस में समीकरण 6 से आगे बढ़े, e k is equal to c square into m minus m0, which is m0 m into c square minus m0 into c square। m का मान रखे m0 तो ये m0 c square डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस m0 c square, और अंडर रूट को ऊपर ले जाए तो माइनस हाफ अंदर आ जाएगा। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो पहली टर्म जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली टर्म m0 c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ई के की हाफ m0 v स्क्वायर प्लस 3/8 m0 v स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड देन हायर ऑर्डर्स, एंड सिंस v इज लेस देन c, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मान बहुत छोटा हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म की तुलना में सेकेंड टर्म और उसके हायर टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। सो वी कैन अप्रोक्सीमेट ई के एज हाफ m0 v स्क्वायर, जो कि v के न्यून मानों के लिए ऑफ कोर्स v इज लेस देन c, e इज इक्वल टू m0 m इंटू सी स्क्वायर,
गतिज ऊर्जा के चिरसम्मत सूत्र E इज इक्वल टू हाफ m0 v² में परिवर्तित हो जाता है. सो फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ v, जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है एनर्जी की, दैट इज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशंस, वो दैट reduces to simple formula of kinetic energy, which is the classical formula of kinetic energy. E is equal to half m0 into v square. So in the next lecture we will discuss the further relativity.